Okay, so welcome back. Let's go ahead with our discussion on the topic of cost sheet. We have already solved one question and then we have discussed the second question. In second question, we were also required to discuss an accounting concept that is called as input GST. So before I start now, let me quickly first of all make the screen clear so that we can start with the problem. Chalo. Let's go ahead now. क्वेश्चन नंबर 2 एक बार फटाफट से याद कर लेंगे. बीच में 15 मिनट का ब्रेक था, पता नहीं हमको सब कुछ याद है कि याद नहीं करके. तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मंथली कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज. ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल्स 12 लाख, WIP 18 लाख, फिनिश गुड्स 10,000 यूनिट्स 9,60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज रॉ मटेरियल 14 लाख, WIP 16,04,000, फिनिश गुड्स क्वांटिटी भी पता नहीं है और यूनिट्स भी पता नहीं है. रॉ मटेरियल परचेस 1,44 लाख, GST पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेस, ITC अवेलेबल. ITC का मतलब क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट. वो अवेलेबल है, इसका मतलब दिस शुड बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट शीट. वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर्स मतलब डायरेक्ट वेजेस. एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड and then traveling allowance paid to office staff as well as selling expenses. Machine hours worked were 21,600 machine hours at the rate of rupees 8 per machine hour, and units sold are 1,60,000. Units produced are 1,94,000. Desired profit is 15% of sales. तो सबसे पहले कॉस्ट शीट चालू करने के पहले ही यहाँ पे एक छोटा वर्किंग करेंगे. वर्किंग में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन. ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स. वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. अभी हमेशा याद रखने का इक्वेशन क्या बोला मैंने? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन. कितना था प्लस कितना नया गर्मा गर्म ताजा ताजा बनाया, उसका टोटलिंग मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू कितना बेचा और कितना बच गया. सो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स. ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है? 10,000 यूनिट्स. प्रोडक्शन की क्वांटिटी कितनी है? 1,94,000. दैट इज गिवन इन द सेकंड लास्ट लाइन ऑफ द प्रॉब्लम. क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है माहिती नहीं है. सेल्स की क्वांटिटी कितनी है? 1,60,000. सो द क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कितनी रहे? 2,04,000 माइनस 1,60,000. कितना आएगा बोलो? 44,000. 44,000 यूनिट्स. क्लियर? सो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स. फटाफट से लिख के ले लो. चलो फटाफट से लिख के ले लो. मानस सर लिखना है. Opening stock plus production is equal to closing stock plus sales. Opening stock plus production is equal to closing stock plus sales. So 10,000 plus 1,94,000 is equal to closing stock plus 1,60,000. So 2,04,000 minus 1,60,000 is equal to 44,000 units must be the quantity of closing stock. अगला पॉइंट. अब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करने का मुझे. उसमें पर्टिकुलर्स रुपीस कॉलम बनाएंगे तो भी ठीक, नहीं बनाएंगे तो भी ठीक. टोटल रुपीस एंड पर यूनिट रुपीस. पर्टिकुलर्स रुपीस एंड
पर्टिकुलर्स रुपीज, टोटल रुपीज, पर यूनिट रुपीज। हेडिंग में लिखेंगे कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज फॉर द मंथ ऑफ, दे हैव नॉट टोल्ड विच मंथ, तो डैश कर दिया वहां पे मैंने। फिर हेडिंग में ही लिख के रखेंगे प्रोडक्शन इज इक्वल टू 1,94,000 यूनिट्स, sales is equal to 1,60,000 units. Production is equal to 1,94,000 units and sales is equal to 1,60,000 units. हो गया। चलो अब स्टार्ट करेंगे अपना कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, उसके हिसाब से पूरा करते जाएंगे। पहले कौन आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। चल राइट हियर ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले आएगा अपना कौन? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यस, कुठल्या नाव काय तुझं? पार्थ, ठीक आहे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक घे थोड्यासाठी खाली मॅडमकडे नाव सांगून जा फक्त। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का अमाउंट कितना है? 12 लाख रुपया। एड टू दैट परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल। व्हाट इज अमाउंट ऑफ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल? 1,44 लाख। एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस कुछ है नहीं तो छोड़ दिया। इज इक्वल टू सब टोटल आने वाला है। बोलो आपका सब टोटलिंग कितना रहेगा? 1,56 लाख। प्रोडक्शन कितना था अपना? 1,94,000 एंड सेल्स कितना था? 1,60,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की अमाउंट कितनी है देखो जरा? 14 लाख है। तो 1,56 लाख में से 14 लाख चला गया, जो बचेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम। 1,56 लाख में से 14 लाख कट हो गया, बोलो कितना बच गया? 1,42 लाख। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम करोड़ों में खेलोगे। हाँ चलो 1,42 लाख डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? मुझे पता नहीं चल रहा है, तुम बोलो किससे डिवाइड करूं? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से क्या नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से? यस, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करने का मतलब 1,94,000 से डिवाइड करने का है। तो प्लीज टेल मी डिवाइडेड बाय 1,94,000, कैलकुलेट करो फटाफट से। 1,42 लाख डिवाइडेड बाय 1,94,000, 73.195, मतलब 20 लिख देता हूँ मैं, नो प्रॉब्लम, राउंड ऑफ कर रहा हूँ। 73.195 और 73.20। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम रेडी हो गया। एड टू दैट डायरेक्ट वेजेस
डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट कितनी है देखो जरा आपकी, वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर्स इज 36,64,000. चल राइट इट हियर 36,64,000. तो सेकंड कॉलम की अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग कुछ है नहीं, प्रीपेड कुछ है नहीं, तो 36,64,000 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, वी आर स्टिल डांसिंग इन द प्रोडक्शन एरिया, तो 1,94,000 से डिवाइड करेंगे, बोलो कितनी आएगी आपकी रकम, 18.88. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ दिए नहीं है, तो इसी के टोटलिंग को मैं कह दूंगा प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट कितनी हो जाएगी बोलो आपकी 1,42 लाख प्लस 36,64,000. 1,78,64,000. 1,78,64,000 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 1,94,000 से, बिकॉज वी आर स्टिल डांसिंग इन द प्रोडक्शन एरिया. बोलो कितना आएगा, 92.08. that is your prime cost. Add to that factory overheads, फैक्ट्री ओवरहेड्स की रकम कितनी है, उसमें मेरे ख्याल से एक नहीं दो अलग अलग चीजें हैं. एक कौन सा था रे आपका, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज 1,45,600. तो लिखूंगा यहाँ पे यूटिलिटीज. यूटिलिटीज म्हणजे काय, इनडायरेक्ट मटेरियल. ओके, ऑयल लगेगा, ग्रीस लगेगा, स्क्रू ड्राइवर लगेगा, और क्या स्क्रू नट बोल्ट लगेगा, वो सब यूटिलिटीज है, छोटी मोटी चीजें. एक्सपेंसेस फॉर यूटिलिटीज 1,45,600 इन द फर्स्ट कॉलम. और नीचे दिया था उन्होंने मशीन आवर्स वर्क 21,600 आवर्स एंड मशीन आवर रेट इज ₹8 पर आवर. तो लिखूंगा मशीन ओवरहेड्स और मशीन चार्जेस कितना है वो आपके 21,600 इंटू 8, 21,600 इंटू 8. 1,72,800. और कुछ खर्चे हैं क्या, जीएसटी पेड ऑन मटेरियल तो छोड़ दो, वेजेस तो लेके हो गया, एक्सपेंसेस यूटिलिटीज हो गया, ऑफिस तो बाद में, ट्रैवलिंग बाद में, सेलिंग बाद में, सो देयर इज नो टेंशन. आई कैन टेक द टोटल टू द सेकंड कॉलम 145,600 प्लस 1,72,800. बोला आउटर कॉलम में कितना, 3,18,400. 3,18,400 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, आई एम डांसिंग इन द प्रोडक्शन एरिया, सो डिवाइड करूंगा 1,94,000 से, 1.64. अब जो मिलेगा उसको मैं कहूंगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, 1,78,64,000 प्लस 3,18,400. $1,81,82,400 divided by 1,94,000 units. कितनी 93.72. Now there are some students who are always observing different things properly. बोल सकते हैं सर वो ज़रा ठीक से देखो, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया था 73.20 और बाद में डायरेक्ट वेजेस था 18.88, तो उन दोनों का टोटलिंग किया तो भी 92.08 ही आता है. और अभी ये गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा 1.64 आया था,
वो भी 92.08 में ऐड किया तो डायरेक्टली 93.72 ही आता है। तो सर मैं एग्जाम में इसको भी ऐसे ही जो यहाँ पे प्लस माइनस लिखा रहेगा ना लेफ्ट हैंड साइड में पर्टिकुलर कॉलम में, वही चीज़ें मैं टोटल कॉलम को तो यूज़ कर ही लेता हूँ और अब उसी चीज़ों को मैं पर यूनिट कॉलम को भी यूज़ करता हूँ। तो लोग अच्छा ऑब्जर्वेशन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। जनरली ये आंसर बराबर ही आएगा, लेकिन कुछ जगह पे आंसर गलत हो जाता है। स्पेशली जब आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करने को जाते हो, तभी आंसर 100% गलत हो जाता है। तो उससे अच्छा मैं तो बोलूंगा ये क्रॉस वेरिफिकेशन करते जाने का, हमेशा पर यूनिट डिवीजन से ही कैलकुलेट करने का, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं अपने को, सिर्फ 3 घंटा रहेगा, तो 3 घंटे में अपने को साल भर का पूरा पूरा पढ़ाई वहां पे डाकर निकालने का रहेगा। तो वहां पे कुछ कंफ्यूजन हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। उससे अच्छा हमेशा याद रखो पर यूनिट के लिए कई कई जगह पे वो प्लस माइनस साइन चल जाती है, बट कई कई जगह पे नहीं चलती है। मैं आपको रूल बता के रखा, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक के वहां पे नहीं चलती, बट क्या पता एग्जाम के टाइम ये याद आए कि ना आए, और गलती से वही हम लोग एडलेस करते बैठे तो पूरा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। उससे अच्छा अभी से अपने हाथ को आदत लगा लो कि पर यूनिट कैलकुलेट करने का तो हमेशा क्या करेंगे हम लोग, डिवीजन से करेंगे, और बाद में अगर क्रॉस वेरीफाई करने का तो देख सकते हैं टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? ओके, सो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गई है। एड टू दैट ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का अमाउंट कितना देखो जरा, 18 लाख है। घर के लोग समझ में आ रहा है ना रे बच्चे लोग? ओके, वेरी गुड। 1,81,82,400 is the amount of your gross factory cost. Add opening WIP. ओपनिंग WIP 18 लाख है। सर उसका पर यूनिट निकालने का मेरा मन करता है, मैं बोलूंगा अपने मन को संभालो। क्यों? क्योंकि ओपनिंग WIP, उसके बाद का सब टोटल एंड क्लोजिंग WIP, ये 3 लाइन ऐसी है कि जिसका पर यूनिट हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आएगा डैश, सब टोटलिंग करो, 1,99,82,400, इसका भी पर यूनिट आएगा डैश, फिर बोलेंगे लेस क्लोजिंग WIP, जिसकी रकम प्रॉब्लम ने अपने को दे दी है 16,04,000, उसका भी पर यूनिट निकालने से अपने आपको रोको। So 1,99,82,400 minus 16,04,000 कितना बच गया बोलो? $1,83,78,400। इसका नाम रखूंगा मैं फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट की अमाउंट है 1,83,78,400। अभी इसका पर यूनिट कैलकुलेट करना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको डिवाइड करेंगे प्रोडक्शन यूनिट से। प्रोडक्शन यूनिट से 1,94,000 डिवाइड कर दो, आंसर बोल दो। $94.73। अभी शायद समझेगा कि देखो सर अभी वो एडलेस में नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ऊपर 92.72 था, बाद में 3 बार डैश आ गया है, तो फिर से 92.72 ही आना चाहिए था, बट अलग आ गया है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो टू अवॉइड दिस मिस्टेक कि सर क्या करने का, उससे अच्छा हमेशा याद रखो कि ऑलवेज कैलकुलेट बाय डिवीजन। घर के लोग समझ में आ रहा है? करें? यस सर। ओके गुड। जस्ट अ मिनट, मैं अपने आप को जरा शिफ्ट कर लेता हूँ।
ओके, लेट्स गो अहेड। फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट मिल गई। अगला पॉइंट कौन सा है आपका? ऐड टू दैट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। घर के लोगों को शायद नहीं दिखेगा, इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से अलग से लिखने वाला हूँ। प्लीज टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आवर फैक्ट्री कॉस्ट? 1,83,78,400 एंड पर यूनिट कितना बोला? 93.73। प्रोडक्शन का यूनिट्स कितना था? 1,94,000 और सेल्स का यूनिट्स कितना था? 1,60,000। ओके, चलो, तो फैक्ट्री कॉस्ट मिल गई है। अब लिखूंगा ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी, ब्रैकेट में लिख दो 10,000 यू, जिसकी अमाउंट है 9,60,000। इफ यू हैव सीन द फॉर्मेट वेरी प्रॉपरली इन अ प्रॉपर मैनर, आपको याद रहेगा कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के लिए ऐसा मत बोलो कि सर मैं इसको प्रोडक्शन से डिवाइड करूंगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट मस्ट बी डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स के दाम ने अभी लिख के रखा है 10,000 यूनिट्स है करके, सो आई कैन स्पेसिफाई 10,000 से डिवाइड किया मतलब आंसर कितना आएगा? 96। फैक्ट्री कॉस्ट के साइड में यहाँ पे लिखूंगा मैं 1,94,000 यू। सर आपने वो R&D क्वालिटी कंट्रोल नहीं लिखा, नहीं दिया इसके लिए नहीं लिखा, बाकी कुछ नहीं। सर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा कि हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम, फिर आपको लिखना। तो तुम उसका पर यूनिट नहीं निकाल सकोगे ना बच्चा। इसके पहले एक प्रॉब्लम था ना अपना, उसमें अंदर हम नहीं किया था ना। ये देखो, ये प्रॉब्लम में अपने को उन्होंने क्वांटिटी नहीं दिया था ना, ये प्रॉब्लम में तो हमने पर यूनिट कैलकुलेट नहीं किया था। फिर याद है क्या? अगर वो नंबर ऑफ यूनिट नहीं देंगे तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम लोग। दिया है इसके लिए कैलकुलेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट पार्ट। अभी सब टोटलिंग है, लेकिन फिर सबसे पहले क्या करने का, ये जो पर्टिकुलर कॉलम में हमने यूनिट्स लिख के रखा है उसका भी टोटलिंग कर लेने का। वो कितना आएगा? 2,04,000 यूनिट्स। अब टोटल रुपीस का टोटलिंग करो। 1,83,78,400 प्लस 9,60,000, 1,83,78,400 प्लस 9,60,000, 1,93,78,000 ना, 38,400। और इसका पर यूनिट निकालने के लिए उसको किससे डिवाइड करने का? नॉट बाय ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स, नॉट बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, बट बाय ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स। और वो कितना हमने ऑलरेडी करके रखा है? 2,04,000 है, तो उसको 2,04,000 से डिवाइड करेंगे। $94.79। नेक्स्ट, लेस फ्रॉम दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी। हमने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करके रखा था, कॉस्ट शीट के भी पहले हमने छोटा वर्किंग किया था। तो इक्वेशन क्या लिखा था हमने? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी कितना था बोलो? 44,000। वो यहाँ पे लिख के रखूंगा 44,000। क्लियर? फिर जहां पे अपना एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, अभी इस प्रॉब्लम में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि R&D क्वालिटी कंट्रोल वो सब चीजें नहीं था। अगर R&D क्वालिटी कंट्रोल नहीं है तो इसका मतलब फैक्ट्री कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सेम। तो एरो मार्क कहां से करूंगा? फैक्ट्री कॉस्ट के वहां से करूंगा। कहते करें, यहाँ पे आ गया 94.73। फिर इस 94.73 को अभी हम पर यूनिट कॉलम में है। इसके पहले हमेशा हम लोग टोटल कॉलम में रहते थे, अपने को पर यूनिट में जाने का रहता था। अब हम पर यूनिट कॉलम में है, अपने को टोटल में जाने का है, तो हम डिवीजन नहीं करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 44,000 यूनिट्स इनटू 94.73, 41,68,120।
जो बचेगा उसको मैं कहूँगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अभी याद रखने का, यू आर गोइंग इन विच एरिया, यू आर गोइंग इन द एरिया ऑफ सेल्स, मतलब इसके आगे हमेशा इक्वेशन क्या रहेगा, टोटल डिवाइडेड बाय सेल्स यूनिट्स बताएगा। चलो 1,93,38,400 माइनस 41,68,120, वन करोड़ 51,70,280 को हम लोग 1,60,000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वी आर इन द सेल्स एरिया नाउ। बोलो कितना, 94.81। हियर अगेन यू कैन सी कि यहाँ पे प्लस माइनस साइन चल नहीं रहा है क्योंकि 94.79 का ऊपर अपना आंसर था, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने का था, तो 94.79 में से 94.73 माइनस करोगे तो 0.06 बचेगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ये कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता है। WIP के टाइम नहीं चला, फिनिश के टाइम नहीं चला, बाकी सब जगह पे चलेगा, बट एग्जाम में पता नहीं अपने को ये स्ट्राइक होगा कि नहीं होगा। उससे अच्छा क्या करो, हमेशा डिवीजन से करते रहो, दैट्स अ बेटर आइडिया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया है, ऐड टू दैट कौन रहे, ऐड ऑफिस ओवरहेड्स। और मेरे ख्याल से ऑफिस ओवरहेड्स का एक ही अमाउंट है, तो देयर इज नो डिफिकल्टी। नहीं, दो अमाउंट है, सॉरी फॉर दैट, दो अमाउंट है ऑफिस ओवरहेड्स का। एक है ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस की अमाउंट कितनी है, 26,52,000। और दूसरा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस स्टाफ, ट्रैवलिंग ऑफ ऑफिस स्टाफ कितना है आपका, 1,21,000। और कुछ है नहीं मेरे ख्याल से, चलो उसका टोटलिंग करके आउटर कॉलम में जाओ, 26,52 प्लस 1,21,000, 27,73,000। 27,73,000 को हम लोग अभी 1,60,000 से डिवाइड करेंगे बिकॉज वी आर इन द सेल्स एरिया। $17.33। जो बचेगा उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ, सॉरी कुछ नहीं, अभी और एक चीज ऐड करने का बाकी है अपना, इधर टोटलिंग करके जरूरत नहीं है। ऐड टू दैट सेलिंग ओवरहेड्स, और सेलिंग ओवरहेड्स एक ही है 6,46,000, डायरेक्टली सेकंड कॉलम लिखा तो भी चलेगा, उसको भी हम लोग 1,60,000 से डिवाइड करेंगे। $4.03। अभी लास्ट मिस्टेक होने का चांस, गलती से टोटलिंग करने के टाइम ऊपर के अमाउंट को भूल जाते हैं, बस इन दोनों का टोटलिंग करके बैठते हैं। वैसा नहीं करना, क्या तीन लोगों का टोटलिंग करने का, 1, 2 एंड 3, क्लियर। जो आएगा उसका नाम रखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, $1,51,70,280 प्लस 27,73,000 प्लस 6,46,000, 1,85,89,280। We are in sales area, so divide by 1,60,000. 116 पॉइंट मतलब 18।
add to that profit ब्रॅकेट मध्ये वर्किंग नोट नंबर 1 इज इक्वल टू सेल्स. नाउ प्रॉफिट के बारे में क्या बोला है? डिजायर्ड प्रॉफिट इज 15% ऑन सेल्स. डिजायर्ड प्रॉफिट इज 15% ऑन सेल्स. मतलब मैं क्या कंसिडर करूंगा यहाँ पे? नीचे बोल सकता हूं मैं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, underline every time your working note should have number and it should have heading. बिना नंबर का, बिना नाम का वर्किंग नोट, इसका मतलब बिन माँ बाप का बच्चा, उसको दुनिया में कोई देखता नहीं है. तो हमेशा याद रखो वर्किंग नोट को बराबर से नाम नंबरिंग किया करो और आंसर में उसको बराबर से रिफर किया करो, तो उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे. और कॉस्टिंग के टॉपिक में हमेशा वर्किंग नोट्स को बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अपने को करने का है. उसमें क्या लिखूंगा? उन्होंने बोल के रखा है 15% ऑन सेल्स. So particulars, percentage, amount, cost plus profit is equal to sales. Thank you. Cost plus profit is equal to sales. तो उन्होंने बोला 15% ऑन सेल्स. आज के पहले प्रॉब्लम मैंने आपको सिखाया था, परसेंट इज अ शॉर्ट फॉर्म, द रियल वर्ड इज पर सेंचुरी. इसका मतलब मुझे कहना पड़ेगा सेंचुरी कौन मारेगा? सेल्स. तो प्रॉफिट कितना रन करेगा? 15. मतलब कॉस्ट ने कितने रन पूरे करेंगे? 85, क्योंकि वी आर गोइंग रिवर्स. तो लिखा है प्लस, मतलब करना पड़ेगा माइनस. तो 100 प्लस का हो गया माइनस 15, मतलब बच गया कितना? 85. और 85 मतलब कितना है? तो 85 मतलब कॉस्ट है. कॉस्ट का आंसर कितना था? 1,85,89,280. ये हमने कैलकुलेट किया था. 1,85,89,280. तो प्रॉफिट कितना और सेल्स कितना? समझ में कैसे बोल रहा हूं? तो इट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. नाउ प्रॉफिट कितना रहेगा फिर? 1. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,85,89,280 इंटू 15/85. बोलो कितना आंसर आया? 32,80,406 461. ठीक है. So I'll take it here. 32,80,461. तो सेल्स का एरिया है, तो डिवाइडेड बाय सेल्स यूनिट्स. 1,60,000 से डिवाइड किया, $32,80,461 divided by 1,60,000. $20.50. फिर सेल्स का अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको डबल अंडरलाइन कर देंगे. काम खत्म, पैसा हजम. वर्किंग नोट करने को भूलना मत. कैलकुलेशन पूरा हुआ तो मुझे बताओ आपका सेल्स का अमाउंट कितना है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 2,80,18 लाख ना, 18 ना.
2,18,69,400 और पर नेट कितना बोला आपका 136.68। कैसा लगा प्रॉब्लम? घर के लोग समझ में आया करे? यस सर। ओके ग्रेट। डाउट रहेगा मुझे रोक के पूछ लेने का फटाफट से। Shall I go ahead? घर के बच्चे? यस सर। ओके चलो अभी आज का और एक प्रॉब्लम करेंगे और फिर रुकेंगे। अच्छा प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम है, मजा आएगा। सबके लिए नहीं है, होशियार बच्चों के लिए, मतलब अपने लिए। चलो देखो जी, देखो क्या कहता है प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3, A Limited company has the capacity to produce 1 lakh units of product every month. Its works cost at varying levels of production is as under. तो ये क्या बोल रहे हैं वो? A Limited company has a capacity to produce 1 lakh units of product every month. मतलब कैपेसिटी कितनी है? तो अभी अपने क्लासरूम में 80 बच्चे लोग बैठ सकते हैं। बैठते कितने हैं वो अलग बात है। तो फाउंडेशन का बैच रहेगा तो ज्यादा बच्चे बैठेंगे, इंटर का बैच रहेगा तो शायद कम बच्चे बैठेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगा तो ज्यादा बच्चे रहेंगे। तो कितने स्टूडेंट्स बैठते हैं, दैट इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपेसिटी एंड देन देयर इज एक्चुअल यूटिलाइजेशन। सो A Limited company has a capacity to produce 1 lakh units of product every month. Its works cost का मतलब क्या मुझे याद नहीं, कोई बता सकता है क्या? फैक्ट्री कॉस्ट। और वो वर्क्स ओवरहेड्स नहीं बोला है। यस, वर्क्स ओवरहेड्स नहीं बोला है, दे हैव यूज्ड द वर्ड वर्क्स कॉस्ट। मतलब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद, उसमें ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP एडजस्ट करने के बाद जो बच गया रहेगा वो वर्क्स कॉस्ट है। मतलब प्रॉब्लम ने आपका काम आधा के ऊपर कर दिया है। Opening stock of raw material, add purchases of raw material, add expenses on purchases, less closing stock of raw material is equal to cost of raw material consumed, add direct wages, add direct expenses is equal to prime cost, add factory overheads is equal to gross factory cost, add opening WIP less closing WIP, सब करके हो गया। और डायरेक्टली वर्क्स कॉस्ट दिया है। मतलब अपने प्रॉब्लम में, सॉल्यूशन में पहला लाइन इज नॉट गोइंग टू बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बट इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली वर्क्स कॉस्ट। अपने को उसके आगे का वर्क कॉस्ट शीट बनाना है कैसे। क्लियर? A limited company has capacity to produce 1 lakh units of product every month. Its works cost at varying levels of production is as under. तो अगर वो 100% जितनी अपनी ताकत है उतनी पूरी ताकत लगा के काम करेंगे तो उनकी वर्क्स कॉस्ट पर नेट विल बी 310 रुपीज। लेकिन अगर वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बजाय सिर्फ 10% पे काम करेंगे, मतलब उनकी ताकत कितनी है 1 लाख यूनिट्स पर मंथ, बट उसका 10% मतलब सिर्फ वो 10,000 यूनिट से बनाना चालू करेंगे तो उनकी वर्क्स कॉस्ट कितनी बन जाएगी पर नेट 400। अगर 20% पे काम करेगा तो 390, 30% पे काम करेगा तो 380, 40% पे काम करेगा तो 370, 50% पे 360, 60% पे 350, 70% पे 340, 80% पे 330 और 90% पे 320। इट्स फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू रुपीज 1,50,000। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बोला है, मतलब ये जनरल ओवरहेड्स है, ऑफिस ओवरहेड्स है। एंड फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंस मतलब क्या, सेलिंग ओवरहेड्स है। एंड इट्स फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू रुपीज 2,50,000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अमाउंट टू रुपीज 30 पर नेट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में फर्क दिखता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ऊपर कौन है, वर्क्स कॉस्ट दिया हुआ है, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस मतलब ऑफिस ओवरहेड्स दिया है, बाद में सेलिंग एक्सपेंस में 2 लोग दिया है, एक फिक्स्ड 2,50,000 पर मंथ और एक वेरिएबल 30 रुपीज पर नेट। इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट एट रुपीज 500 पर नेट। इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट, मतलब जितना बना सकते हैं वो सारा का सारा, मतलब 1 लाख यूनिट्स
और तब उसको कितने में बेच सकते हैं, 500 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेच सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इनकर्स फॉलोइंग फर्दर एक्सपेंसेस। लेकिन 1 लाख यूनिट्स को अगर बेचने का आप ख्वाब देखते रहोगे तो आपको और भी कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। कौन से खर्चे करने पड़ेंगे? इट गिव्स अ गिफ्ट आइटम कॉस्टिंग ₹30 पर यूनिट ऑफ सेल। फॉर एवरी 1 यूनिट सोल्ड यू हैव टू गिव देम सम गिफ्ट आइटम। जैसे मैकडोनल्ड्स में रहता है, हैप्पी मील लोगे तो टॉय मिलता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? नहीं तो कोई कोलगेट और कुछ क्या पेप्सोडेंट रहेगा, बोलेगा कि टूथपेस्ट लोगे साथ में टूथब्रश मिल जाएगा, तो साथ में कुछ तो एक एक्स्ट्रा गिफ्ट देना पड़ेगा। अगर तुमको 1 लाख यूनिट्स बेचने का मतलब बहुत बड़े मार्केट को तुमको कैप्चर करने का है, तो सब लोग नहीं आएंगे। देखो अपने क्लास में मैं क्या बोलता हूँ, ओनली 60 स्टूडेंट्स, मतलब मुझे टेंशन नहीं लेना पड़ता है, आई कैन मैनेज विद लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बट अगर सपोज प्रेस्टीज पॉइंट के बाकी सब क्लासेस है, उनको सबको अगर ज्यादा स्टूडेंट्स को कैप्चर करना है, उनका क्लासरूम बड़ा बड़ा है, 850 बच्चा लोग, 700 बच्चा लोग एट टाइम, तो सबको बुलाने गए तो हर एक बच्चे को अच्छा लगे ऐसा कुछ तो देना पड़ेगा। फिर वो बोलेंगे हम लोग बैग देंगे, हम लोग टी शर्ट देंगे, हम लोग कोट देंगे। समझ में क्या? मुझे जरूरत नहीं पड़ता, मैं बोलूंगा नहीं यार तुमको क्या पढ़ाई से प्यार है कि कोट से प्यार है, बैग चाहिए कि पढ़ाई चाहिए, तो मैं पढ़ा दो, मेरा फीस, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये सब चीजें दे दूंगा। तो ज्यादा मार्केट को कैप्चर करने का तुमको अलग अलग लोगों को खींचना पड़ता है। मुझे सिर्फ वही लोग चाहिए जिनको पढ़ाई करने का है, जिनको बैग से प्यार है, कोट से प्यार है, या फिर बहुत सारे दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ाई करने में प्यार है। वो सब मेरे पास नहीं आएंगे तो भी मुझे चलेगा। आई जस्ट वांट अ स्टूडेंट हु इज मोर इंटरेस्टेड इन क्लियरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उतना तो नंबर ऑफ स्टूडेंट शायद कम रहेगा, बट मेरा पेट भी छोटा है, मेरा बैच भी छोटा है, तो मुझे फट से हो जाएगा, मुझे ये सब बाकी के खर्चे करने की जरूरत नहीं है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो जब तुम बड़े मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो 1 लाख यूनिट्स एकदम, तो देन यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट तुम्हारे हमेशा के कस्टमर छोड़ के तुमको और भी कस्टमर चाहिए। तो ये सब कस्टमर को शायद तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा लगे ना लगे पता नहीं, तो तुमको उनको बाकी कुछ अलग अलग चीजों से हुक करके रखना पड़ेगा। आज आपको गिफ्ट मिलेगा, फिर डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो इसके ऊपर आपको कुछ प्राइस मिलेगा, कुछ अलग अलग चीजें बोल के रखना पड़ेगा, तब जाके वो कस्टमर्स आपके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इफ दे वांट टू सेल 100% ऑफ द आउटपुट at ₹500, then they will have to give gift item of ₹30 per unit sale. It has lucky draws every month, giving the first prize of ₹50,000, second prize of 25,000, and third prize of 10,000, and 3 consolation prizes उत्तेजनार्थ बख्शिश of ₹5,000 each to the customers buying the product. मतलब हम लोग 1 लाख यूनिट बेचेंगे और बाद में स्क्रैच करो विन करो ऑफर। आजकल तो आपने देखा रहेगा जीपे में भी रहता है, स्क्रैच करो फिर तुमको कुछ गिफ्ट मिलेगा, 2 रुपए 3 रुपए वगैरह करके। ये बोलते हैं कि नहीं, अपने को हर मंथ में क्या करना पड़ेगा, स्क्रैच करो विन करो करना पड़ेगा। किसी को क्या गोल्ड कॉइन मिलेगा, किसी को और कुछ मिलेगा। तो फर्स्ट प्राइस कितना है, 50,000 रुपये अपने को खर्चा करना पड़ेगा। सेकंड प्राइस कितना है, 25,000। थर्ड प्राइस कितना है, 10,000। मतलब हर महीने में अपने पॉकेट से जाएगा कितना, 50 प्लस 25 मतलब 75 प्लस 10 मतलब 85 प्लस विल हैव टू गिव 3 कंसोलेशन प्राइजेस ऑफ ₹5,000 ईच। तो 3 into 5,000 मतलब 15,000। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो अपने 85 तो था ही, प्लस 15,000 मतलब आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। आप सब लोगों को खींच पाओगे, लेकिन उनको पकड़ के रखने के लिए आपको फिर और बहुत सारा दिमाग चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट, इट स्पेंड्स ₹1 लाख ऑन रिफ्रेशमेंट सर्व्ड एवरी मंथ टू इट्स कस्टमर्स। तो कस्टमर आएंगे तो उनको अपने को क्या करना पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक पियोगे क्या, चाय पियोगे क्या। हर एक कस्टमर आपने देखा रहेगा, साड़ी का दुकान रहता है, तो व्हाट डू दे डू, साड़ी का दुकान रहेगा तो बहुत सारा, फिर क्या ज्वेलरी का दुकान रहता है, व्हाट डू दे डू, दे आर कस्टमर्स, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स मोर बाय सेइंग दैट अच्छा आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए क्या, फिर ये मंगाऊं क्या, वो मंगाऊं क्या, तब जाके कस्टमर खुश हो जाएंगे। बोलते ठीक है चलो ये भी करना पड़ेगा। एंड इट स्पॉन्सर्स अ टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20 लाख पर मंथ। हर महीने में कम से कम 20 लाख रुपया खर्चा करके उनको स्पॉन्सर करना पड़ेगा कि आज का ये पर्टिकुलर प्रोग्राम लागू बंधु मोती वाले, नहीं तो क्या तुम्हारा जगन्नाथ पेडनेकर ज्वेलर्स है तो कुछ और ज्वेलर्स रहेगा, वो पामनरी पेटे ज्वेलर्स। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? हर महीने में कोई ना कोई तो प्रोग्राम अपने को स्पॉन्सर करना पड़ेगा, तब जाके इतने कस्टमर को हम लोग रीच कर पाएंगे। नहीं तो लोग बोलेंगे अरे पता ही नहीं मुझे आपका प्रोडक्ट कौन सा है। तो लोग अगर टीवी पे बार बार प्रोडक्ट देखेंगे तो फिर दुकान में जाके मांगेंगे हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, तो अपने को उसके लिए स्पॉन्सरशिप का भी खर्चा करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ये क्या था, इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट एट ₹500 पर नेट। ये पहला पॉइंट है। बट नाउ सेकंड पॉइंट, इट कैन मार्केट 30% ऑफ द आउटपुट, इट कैन मार्केट 30% ऑफ द आउटपुट एट 550 पर नेट। मतलब मैं सर पूरा 1 लाख बनाऊंगा और 1 लाख बेचूंगा ही नहीं, बल्कि उसके जगह पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ 30,000 बनाऊंगा और 30,000 बेचूंगा। ज्यादा मेरे पास ताकत है, लेकिन मैं सारी की सारी ताकत यूज नहीं करना चाहता हूँ। और 1 लाख को बेचने का तो ज्यादा लोगों को पकड़ने का तो प्राइस थोड़ा कम रखना पड़ता है। कम लोगों को पकड़ने का तो प्राइस बढ़ा है तो भी चलता है,
जिनको परवड़ेगा वही आएगा, अपना रिच सिचुएशन है। मैकडोनल्ड सब लोग जाएंगे, ताज होटल सब लोग नहीं जाएंगे, तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, ओके। So it sponsors a television program every week at a cost of rupees, next point, it can market 30% of its output at rupees 550 per net without incurring any of the expenses referred to in point number A to D above। मतलब ये जो गिफ्ट देने का है वो, और लकी ड्रॉ निकालने का है वो, और रिफ्रेशमेंट का खर्चा करने का है वो, और टेलीविजन प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने का है वो, चारों खर्चे बिना किए हुए आराम से 30% हम लोग बेच सकते हैं। A to D वाला खर्चा करेंगे तो कितना बेच पाएंगे, 1 लाख बेच पाएंगे, और अगर 30 सारी बेचने का है तो A to D का खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। और ऊपर से सेलिंग प्राइस कितना रख सकेंगे, 550 रख सकेंगे, ओके। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ शोइंग द टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट एट 30% एंड 100% कैपेसिटी लेवल। तो अगर वो 100% पे काम करेगा तो उसका प्रॉफिट कितना रहेगा, और वो 30% पे काम करेगा तो उसका प्रॉफिट कितना रहेगा, ऐसा हमको कॉस्ट शीट बना के दिखाओ। तो सर मतलब 2 कॉस्ट शीट बनाने का है क्या, नहीं, हम लोग एक ही कॉस्ट शीट बनाएंगे, बट उस एक कॉस्ट शीट के अंदर हम लोग अमाउंट के 2 कॉलम रखेंगे। अगर 30% रहेगा तो अमाउंट क्या रहती है, और 100% रहेगा तो अमाउंट क्या रहती है, ऐसे 2 कॉलम बना के हम लोग वर्किंग करके दिखाएंगे। सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, घर के लोग समझा करें? यस सर। ओके ओके। सो मेरा हेडिंग कैसे रहेगा, कॉस्ट शीट ऑफ ए लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ, अभी उन्होंने मंथ दिया नहीं, कौन सा मंथ हो, वहां पे डैश कर दिया, और फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि हमारी 100% कैपेसिटी कितनी है, 1 लाख यूनिट्स, तो 30% कितनी हो जाएगी, 30,000 यूनिट्स। तो मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा 100% इज इक्वल टू 1 लाख यू, तो 30% इज इक्वल टू 30,000 यू, सिंपल। फिर कॉलम कौन से आएंगे, पर्टिकुलर्स, 30% एंड 100%। फिर दोनों के अंदर 2 कॉलम रहेंगे, एक कौन सा टोटल रुपीस और दूसरा कौन सा पर यूनिट रुपीस, उसके हिसाब से फॉर्मेट बना के रखूंगा। मुझे अभी रुपीस कॉलम की जरूरत नहीं है। और एक मजे की बात, यहाँ पर उन्होंने अपने को इतना सारा इंफॉर्मेशन देके रखा है, बट ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन में से अपने को सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है 30% वाला, और यही इंपॉर्टेंट है 100% वाला, बाकी का सारा इंफॉर्मेशन नॉट रिक्वायर्ड, यहां से लेकर यहां तक नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ दिस वन इज रिक्वायर्ड एंड दिस वन इज रिक्वायर्ड। बाकी सब कुछ अपने को बुफे डिनर है, अपने को नहीं चाहिए, बस काम खत्म, छोड़ देने के। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आइडिया। चलो फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। पीछे मत रहियो। ड्रॉ किया, चल आई गो अहेड नाउ। फिर भी प्रॉब्लम ने अपना काम आसान कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने को रॉ मटेरियल से स्टार्ट करने को बोला है, नहीं डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट करने को बोला है, वर्क्स कॉस्ट से। चल आई गो अहेड मानस सर, चलिए जनाब नंबर जाना बोलो। सबसे पहले आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, ब्रॅकेट मध्ये लिहून ठेवा गिवन
30% वाला वर्क कॉस्ट कितना था, 380 था, और 100% वाला कितना था, 310 था। बट जरा संभल के प्लीज याद रखिए ये पर यूनिट है, मतलब वो पर यूनिट कॉलम में लिखना है 380.00 एंड 310.00। हमेशा याद रखो पर यूनिट कॉलम को एटलीस्ट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट रखने का। क्लियर? सो 380 एंड 310। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर मुझे पर यूनिट मालूम है और मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम है, तो मैं टोटल कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? यस। टोटल को यूनिट से डिवाइड किया तो पर यूनिट आता है, और पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो टोटल आ जाएगी। तो अपने को भी मल्टीप्लाई करना है। सो 380 इंटू 30,000, 1,14 लाख। अपना कैलकुलेशन खुद कीजिएगा, प्लीज डोंट कॉपी। एंड 310 इंटू 1 लाख, 3,10 लाख। ये कौन है? आपकी वर्क्स कॉस्ट है। ऐड टू दैट क्या करना पड़ेगा अपने को? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में मेरे ख्याल से एक ही है और सेलिंग एक्सपेंस में 2 लोग हैं, तो लिखूंगा ऐड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। कितना है आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस? 1,50,000। उसका नाम क्या है? फिक्स्ड है, फिक्स्ड। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैंने आपको सिखाया हुआ है कि फिक्स्ड एंड वेरिएबल ये कौन सा टाइप का क्लासिफिकेशन है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर है, कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है, कि ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर है? बिहेवियर है। और फिक्स का मतलब क्या है? यूनिट्स बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, यूनिट्स कम होगा तो खर्चा कम होगा। ऐसे खर्चे को फिक्स बोलेंगे कि वेरिएबल बोलेंगे? और फिक्स का मतलब क्या है? यूनिट्स बढ़ने दो नहीं तो कम होने दो, अमाउंट सेम रहेगी। मतलब आप 30% पे काम कर रहे हो, 30,000 यूनिट के साथ काम कर रहे हो, या फिर 100% पे काम कर रहे हो, मतलब 1 लाख यूनिट्स पे काम कर रहे हो, तो भी अमाउंट वही रहने वाली है। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टोटल कॉलम। टोटल कॉलम में कितना लिखूंगा उसका अमाउंट? 1,50,000। करते करे से करना, और यहां पे भी लिखूंगा 1,50,000। फिर अब मुझे टोटल मालूम है, मुझे पर यूनिट कैलकुलेट करना है। 1,50,000 को 30,000 से डिवाइड किया, बोलो कितना आंसर आएगा? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इक्वल टू 3 थोड़ी आएगा। वन 1,50,000 डिवाइड बाय 30,000 इज इक्वल टू 5 के 15। एक 5,0 5 काय झालं? नंबर था गड़बड़ तरी वाला। ओके, इधर 5 आ जाएगा। अब कोई कोई बच्चे बड़े होशियार रहते हैं, बोलते सर इधर भी 5 लिखा, उधर भी 5 लिख दूंगा, क्योंकि वो फिक्स है ना, मतलब सेम रहेगा। मैं बोलूंगा यस, व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू। फिक्स्ड है मतलब सेम रहेगा, लेकिन फिक्स्ड है मतलब टोटल में सेम रहेगा, पर यूनिट में सेम नहीं रहेगा। क्योंकि यहां पे किससे डिवाइड किया है? 30,000 से। वहां पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1 लाख से। मतलब आंसर हो जाएगा 1.50। तो वी हैव अंडरस्टूड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। टोटल में कांस्टेंट, पर यूनिट में चेंजिंग, और वेरिएबल में एग्जैक्टली उल्टा होगा, वो पर यूनिट में कांस्टेंट और टोटल में चेंजिंग। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? लेट अस टेक एन एग्जांपल कि सपोज नम्रता का बर्थडे, तो नम्रता दुकानदार के पास गई, उसने बोला दुकानदार को कि भाई मुझे क्लास में क्या करना है, मेरे बर्थडे के लिए सबको कैलकुलेटर बांटना है, अच्छा वाला कैलकुलेटर एज ए गिफ्ट। सब लोग सी एंटर कर रहे हैं लाइक वाइज। सो मैं भी डोमिली छोड़ के यहाँ पे आ गई हूँ रहने के लिए, तो अभी सबको मुझे गिफ्ट देने का है। So she had decided to go for giving calculator to every student in the class. So there are some, let's say 100 students in the class. अच्छा सोचेंगे अपने क्लास के बारे में। तो 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। उसने दुकानदार को पूछा कि कितने का है कैलकुलेटर। दुकानदार ने बोला आपको कौन सा चाहिए? बोला मुझे 12 डिजिट का कैलकुलेटर चाहिए, सी एंटर के बच्चों को लगता है। बोलता है वो बराबर से अच्छा वाला कैलकुलेटर 350 को आएगा। तो 350 इंटू 100, तो मतलब 350 और उसके आगे 2 जीरो, इसका हो जाएगा 3,50,000। नम्रता इज अ रिच गर्ल, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, शी इज गोइंग टू स्पेंड दैट मनी। उसने दुकानदार को बोल दिया ठीक है, मैं कल पैसा लेके आती हूँ, आप 100 कैलकुलेटर लेके रखो, मैं कल लेके जाऊंगी क्लास में सबको बांटूंगा। दुकानदार भी खुश हो गया, बड़ा ऑर्डर आ गया अपने को करके, देयर इज नो टेंशन।
फिर नेक्स्ट डे नम्रता वहां पे चली गई। दुकानदार ने बोला मैडम मैं कल गलती हो गया मेरा आपको बताने के लिए, वो 350 रुपये का नहीं है, 355 रुपये का है, 5 रुपये एक्स्ट्रा। नम्रता बोली ठीक है मैं घर से कैश लेके आई हूँ, ये लो 3,50,000 रुपीज और ये लो 5 रुपये एक्स्ट्रा। टेल मी ये करेक्ट होगा कि गलत होगा? गलत हो जाएगा। वहां पे नम्रता को क्या करना पड़ेगा, वो 5 रुपया ऊपर से एक्स्ट्रा नहीं है, 5 रुपया पर कैलकुलेटर एक्स्ट्रा है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? इसका मतलब उसको 5 रुपया इंटू 100 मतलब 500 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब हर एक कैलकुलेटर का कीमत कितना है, 355 इंटू 100 ऐसा वर्किंग करना पड़ेगा। तो वहां पे क्या हो गया, पर यूनिट में कांस्टेंट 355 355 355 355 355, लेकिन टोटल में चेंज, टोटल में पहले कितना था 3,50,000, अभी कितना हो गया 3,50,500 हो गया। तो वैसे मैं कैसे बोल रहा हूँ, और 3,55,000 हो गया, जो भी कुछ रहेगा वो। गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? 3,50,000 रहेगा, 35,000 रहेगा, जैसा रहेगा आप देख लो। कितना था अपना 350 इंटू 100 था ना, 350 इंटू 100 मतलब क्या, 350 के ऊपर 2 जीरो तो 35,000, तो 35,000 और बाद में 35,500 हो जाएगा। बट शी कैन नॉट से 35,000 ले लो और ऊपर से 5 रुपए ले लो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वो 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बढ़ते जाएगा। मतलब एवरी यूनिट इज अर्लियर 350 350 350, अब बोलना पड़ेगा एवरी यूनिट 355 355 355। तो पर यूनिट में कांस्टेंट रहेगा 355 355 355, बट टोटल में चेंज हो गया, 30 के जगह पे 35 के जगह पे 35,500 हो गया। वेरिएबल में क्या होता है, पर यूनिट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड टोटल गोज ऑन चेंजिंग। फिक्स में क्या होता है, टोटल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट सो पर यूनिट गोज ऑन चेंजिंग। आई एम रिपीटिंग अगेन, फिक्स्ड 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 रहेगा तो टोटल चेंज होगा कि नहीं होगा? टोटल चेंज नहीं होगा और पर यूनिट में चेंज होगा। और वेरिएबल रहेगा तो टोटल चेंज होगा और पर यूनिट में चेंज नहीं होगा। समझ में क्या मतलब? घर के बच्चे समझा करे? यस सर। ओके वेरी गुड, चलिए वेरी नाइस, हो गया पूरा। अब मुझे अगला वर्किंग करना है। तो यहाँ पे कौन हो गया मेरा, 1,50,000 का खेल के हो गया। नेक्स्ट पार्ट आएगा मेरा कौन, सेलिंग ओवरहेड्स। ऐड सेलिंग एक्सपेंसेस, वो कितने हैं आपके, फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस 2,50,000 पर मंथ। तो इधर भी 2,50,000, उधर भी 2,50,000, क्योंकि फिक्स्ड है मतलब टोटल में कांस्टेंट। फिर इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना क्या, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 8.33 एंड 2.50। एक घर के लोग मेरे वीडियो में लैग आ रहा है कह रहे? यस सर। ओके, बट ऑडियो बराबर है? यस। ओके। वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं आपके, 30 रुपीज पर नेट है। तो 30 रुपीज पर नेट मतलब पहले पर नेट कॉलम में लिखूंगा 30 एंड 30, फिर इस 30 को मैं 30,000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 3 जा 9 और पहले के 4 जीरो बाद में 1 जीरो मतलब 9 लाख, एंड 30 इंटू 1 लाख मतलब हो जाएगा 30 लाख। अब मैं इनका सबका टोटलिंग करूंगा, 1,14,00,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 9 लाख। बोलो कितना हुआ, 1,18,90,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 396.33।
एंड 3 crore 10 lakh प्लस 1,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 30 lakh 3 crore 44 lakh ना। थ्री करोड़ 44 लाख को हम लोग 1 लाख से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा आपका 344। ये क्या है हमारी टोटल कॉस्ट नहीं बोल सकते हम लोग इसको, ठीक है बोल दो चलो टोटल कॉस्ट, तो फिर टोटल बोल दो बस, बाकी कुछ नहीं। ऐड टू दैट स्पेशल कॉस्ट। अब ये स्पेशल कॉस्ट किसके लिए है? सिर्फ जब 1 लाख यूनिट्स बेचने का ख्वाब देखोगे तब है, जब 30,000 यूनिट बेचने का ख्वाब देखोगे तो ए से डी तक का खर्चा आने वाला नहीं है, तो यहाँ पे कोई झंझट नहीं है, डायरेक्टली बोलना पड़ेगा गिफ्ट। गिफ्ट कितना है? 30 रुपीज पर नेट, तो 30 इंटू 1 लाख मतलब हो गया कितना? 30 लाख। बाद में कौन है? प्राइजेस। प्राइजेस का मैं यहीं पे वर्किंग करके दिखाता हूं। 50,000 प्लस 20,000, सॉरी 25,000 है, 25,000 प्लस 10,000 प्लस ब्रैकेट चालू, ब्रैकेट में 5,000 इंटू 3 ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। ये क्या है? 50,000 फर्स्ट प्राइस है, 25,000 क्या है? सेकंड प्राइस है, 10,000 क्या है? थर्ड प्राइस है, और 5,000 क्या है? एक कंसोलेशन प्राइस। ऐसा 3 अलग अलग, इसलिए 5,000 इंटू 3 कंसिडर किया है, तो सब मिला के कितना हो गया? 1 लाख। So I'll consider here 1 लाख। 1 लाख को 1 लाख से डिवाइड किया, आंसर कितना आएगा? 1। तो स्पेशल कॉस्ट में गिफ्ट भी आ गया, प्राइजेस भी आ गया। नेक्स्ट सर हाँ बोल बड़ा। टोटल कॉलम चुकला आहे का 30% इथे? किती आहे बाळा तुझा आन्सर? किती आलाय? 1 crore 27 lakhs। तेव्हा इकडे 14 आणि 1 15, 15 आणि 2 15 आणि 2 17, 17 आणि 9 24 होतात इकडे। चेक करा रे, नाही 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 तसं नाही आहे, हे इकडे 14 आहेत ना, हे मध्ये 1,50,000 आहेत, नाही होणार। 14 आणि 9, 9 पण नाही होणार, 9 आणि 1 10, 10 आणि 2 12, 12 आणि 1 13, 13 कितना आंसर चेक करो ना प्लीज। 1 crore 27 लाख एक्झॅक्टली। किती बाळा नंबर का? हे इकडचं 30%, इधर चेक कर नंबर का, हे इकडचं इकडे नाही नाही, ह्याची टोटलिंग चुकी अशी म्हणते ती। He is saying that the totaling is wrong and Manas is saying that totaling is again 1 crore 27 lakh। माझ्याकडे आन्सर रेडी नसतो, तुम्ही आन्सर सांगायचं आहे। 1 crore 14 lakh मतलब 1 crore 18 lakh हो गया, 18 प्लस 9 मतलब 1 crore 27, बट वो उसमें आगे 50 और 50 ऐड होगा ना एक्स्ट्रा, मतलब 28 हो जाएगा ना फिर वो। नहीं पहले लिया हमने, हाँ 27 किया पहले लिया, हाँ 1 crore 27 है ना। एक मिनट बड़ा, 1 crore 27 lakh आणि पर नेट किती म्हणाला? 423.33। ओके, मेरे पास आंसर रेडी रहता नहीं है, तुम जो बोलोगे मैं लिखूंगा, हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। तो गिफ्ट्स हो गया, प्राइजेस हो गए, अगला पॉइंट कौन सा है? रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट्स कितने का आपका? 1 लाख रुपीज पर मंथ, और अपना ये कॉस्ट एक महीने का ही है, वी कैन टेक इट हियर 1 लाख, मतलब पर मिनट में फिर से बर 1। बाद में इट स्पॉन्सर्स टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 20 लाख पर मंथ। मुझे टेंशन ही आया था, एवरी वीक बोला है
बट वो 20 लाख पर वीक नहीं है, 20 लाख पर मंथ है, मतलब देयर इज नो डिफिकल्टी, नहीं तो अपने को 20 लाख को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था। सो स्पॉन्सरशिप, ट्वेंटी लाख मतलब पर में 20 आ जाएगा। इसका नाम रखूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें कुछ टेंशन नहीं है, 1 करोड़ 27 लाख वैसे वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ नया ऐड हुआ ही नहीं है। 1 2 3 और 4, मतलब 423.33 वैसे वैसे रह गया। और 3 करोड़ 44 लाख में 30 लाख और ये 2 लाख मतलब 32 लाख और 20 मतलब 52, 3 करोड़ 44 लाख प्लस 52 लाख, मतलब मेरे ख्याल से 3 करोड़ 96 मेरे, यस 3 करोड़ 96 लाख हो जाएगा। फिर 3 करोड़ 96 लाख को मैं डिवाइड करूंगा 1 लाख से, हो जाएगा कितना 396। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स रेडी है अपने पास। ऐड टू दैट प्रॉफिट, कितना है प्रॉफिट पता नहीं, ब्रैकेट में लिखूंगा बैलेंसिंग फिगर इज इक्वल टू सेल्स पहिल्याचं सेल्स किती आहे, इफ यू आर सेलिंग एट 30% देन 550 पर नेट है, एंड दूसरा वाला इफ यू आर सेलिंग इट देन इट इज रुपीज 500 पर नेट है। 500 को 1 लाख से मल्टीप्लाई किया 5 करोड़ हो जाएगा, और 550 को 30 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 1 करोड़ 50 लाख ना रे। तो इधर 23 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, 23 लाख, इधर ये 4, इधर 1 करोड़ 04 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी, 23 लाख डिवाइडेड बाय 30,000 करोड़ एंड 1 करोड़ 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख करोड़। इधर 104 आ रहा है लास्ट में, पहले वाले का तुम बताओ। सेल्सची फिगर परत सांगा ना, स्क्रीन लॅग झालं होतं काय सेल्सची अमाउंट आहे तुम्हाला दिली बघ, व्हेन यू आर सेलिंग 30% तो 550 है। इसका मतलब जब तुम 30,000 का बात करोगे, वो जो तुम्हारा फर्स्ट कॉलम है अमाउंट का, उसके अंदर पर नेट कॉलम में पहले 550 लिखो, पर नेट कॉलम में 550 लिख के फिर तुमको आंसर मिल जाएगा 1 करोड़ 50 लाख रुपीज इन द टोटल कॉलम। और जब तुम पर नेट की बात, सॉरी 1 लाख यूनिट्स की बात करोगे, तो उन्होंने अपने को पहले ही बोल के रखा था कि इट कैन सेल 1 लाख यूनिट्स एट 500 रुपीज पर नेट। तो 1 लाख को 500 से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 करोड़ आ जाएगा। चलते बड़ा सर 100% वाला नहीं कळलं। 100% वाले में उन्होंने बोल के रखा है आफ्टर द टेबल सेकंड पैरा, प्लीज लुक एट द सेकंड पैरा आफ्टर द टेबल। उधर बोला है इट कैन सेल 100% ऑफ द आउटपुट एट रुपीज 500 पर नेट। सापडलं का सेंटेन्स? हो। मग 500 पर नेट आणि 100% चे नंबर ऑफ युनिट्स किती असणार आहेत, 1 लाख युनिट्स असणार आहेत। हो। मग 1 लाख इंटू 500 म्हणजे झाले किती, 5 करोड। ओके सर। चलो फिर बताओ प्रॉफिट 30% के वहां पे उसका पर नेट कितना आता है? हाँ किती येते? हाँ माझी चुकली असेल कदाचित, कारण मी 550 मी 500 घेतलं होतं रे, सांग मला।
65 लाख है ना, ओके थैंक यू। 1 करोड़ 65 लाख, तो तुम्हारा प्रॉफिट का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। कितना का बोलो प्रॉफिट का अमाउंट? 38 लाख। और फिर 126.67 is the amount of profit per net। जिनको स्क्रीन दिखता नहीं है एक बार देख लो स्क्रीन, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट है आपका, जब 30% पे बेचोगे तो 38 लाख रुपीज इज द प्रॉफिट, मतलब 126.67 इज द प्रॉफिट पर नेट। और जब 1 लाख यूनिट्स बेचते हो तो 1 करोड़ 4 लाख इज द प्रॉफिट, मतलब 104 पर नेट इज द प्रॉफिट। सो टोटल सेल्स 30% पे 1 करोड़ 65 लाख, वही 100% पे 5 करोड़। समझा करें सबको घर के लोग? यस सर। ओके गुड, सीधी बात है। ओके, अगला प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा है तो आज वो नहीं होगा, एक्चुअली इतना ही काफ़ी है, कल बाकी के प्रॉब्लम चालू करेंगे। थोड़ा ग्रिप आ रहा है क्वेश्चन के ऊपर, फॉर्मेट कैसे चलता है क्या चलता है समझ में आ रहा है? ओके डन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल करेंगे। भागो।